हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल है? अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो अभी तक जो भी लेक्चर हमने पढ़ा, आप जाकर वो लेक्चर देख लेना। और यहाँ पर उसके आगे के हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लेकर आया हूँ आपके लिए। और ये बस केवल और केवल इंपॉर्टेंट ही चीजें है इसमें, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं इसमें बताया गया है, ठीक है ना। तो चलिए आर्टिकल हम जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। और एक चीज और है, जल्दी से शेयर कर दो ताकि दूसरे लोग भी जुड़ जाए और आप कम से कम कमेंट में कुछ बातें आप हमसे कर सकें, राइट। तो चलो इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 38। अगर देखो, मैं आपको कीवर्ड बताता हूं, बाकी आपको नोट इसमें मिल जाएगा स्लाइड ग्रुप में। और आप वहां से आप क्या कर सकते हैं, उसको डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं, रट्टा मार सकते हैं। आपको बस कीवर्ड बता रहा हूं, वो कीवर्ड से चलिए 10-15 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा काम हो जाएगा। 2-3 बार 4 बार आप वीडियो को देख सकते हैं, जिससे रिवाइज हो जाए और आपको याद रहे। चलो आर्टिकल 38, इसमें याद रखना वेलफेयर स्टेट। क्या याद रखना कीवर्ड? वेलफेयर स्टेट। तो जब भी कहे कि इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, किस आर्टिकल में लिखा है, तो आर्टिकल क्या बताएंगे? 38। इसके बाद पंचायती राज या विलेज पंचायत, तो वो क्या बताएंगे? आर्टिकल 40। तो आर्टिकल 40 क्या कहता है? विलेज पंचायत। फिर आर्टिकल 44 या ये यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या मतलब होता है कि जितने भी सिटीजन्स हैं उनके लिए सभी नियम बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे देश के अंदर केवल एक स्टेट है जिसका नाम है गोवा, वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, बाकी देश में कहीं नहीं लागू है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44। और आर्टिकल 46 में आपको याद रखना है कि जहां पर यह कहे कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो होता है आपका एससी एसटी का, उनको बढ़ावा देना, एससी एसटी को बढ़ावा देना, तो उसको क्या बताएंगे? आर्टिकल 46। याद रहेगा? चलिए ठीक। आर्टिकल 48 क्या कहता है? ये कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो क्या याद रखना है? एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। तो ये किस आर्टिकल में? 48। इसी की जस्ट बाद एक और आर्टिकल है जिसका नाम है 48A, यहां पे नहीं है। तो वो आर्टिकल के अंतर्गत लिखा गया है कि प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, ठीक है ना। तो आपको जो वाइल्ड लाइफ होती है उसका प्रोटेक्शन, ये किसमें है? आर्टिकल 48A। ये याद रखना, थोड़ा इसमें नहीं है यहाँ पे, लेकिन इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और आर्टिकल 49 में दिया गया है जो मॉन्यूमेंट्स का प्रोटेक्शन। क्या याद रखेंगे? मॉन्यूमेंट्स का प्रोटेक्शन किसमें है? 49 में। और इसके बाद जो हमारे जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव है उसको अलग अलग करना। तो इसमें कीवर्ड क्या है? जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करना। तो वो कहां पर है? आर्टिकल 50 में। इसके बाद आर्टिकल 51 कहता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब इसमें कीवर्ड क्या याद रखना कि इंटरनेशनल पीस। तो भारत को अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा कि किस आर्टिकल में जो है भारत देश यानी इंडिया क्या करेगा? इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बढ़ाएगा, प्रमोट करेगा, तो क्या बताएंगे? आर्टिकल 51 बताएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 51A, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात की गई है। तो सिटीजन्स की भी कुछ ड्यूटीज दी गई है, वो किस आर्टिकल में है? 51A में दी गई है, राइट। इसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है आर्टिकल 52 में, तुरंत रट लीजिए। फिर प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन मेथड है वो आर्टिकल 54 में दिया है। तो देखो, प्रेसिडेंट जो होता है हमारे देश का, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। याद करो क्या है? इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। मतलब कि हमारे द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, उन रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा इनको इलेक्ट किया जाता है, राइट। और वो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो एक कॉलेज बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन करता है? इलेक्टोरल कॉलेज करता है। 2-3 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब प्रोसीजर जो है आपका इंपीचमेंट का, वो क्या है? किस आर्टिकल में? वो 61। इंपीचमेंट का होता है कि प्रेसिडेंट को उसके पोस्ट से रिमूव करना। तो याद रखना, भारत में किसी भी प्रेसिडेंट का अभी तक कोई इंपीचमेंट नहीं हुआ है। तो इंपीचमेंट आर्टिकल 61। फिर वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो किसमें है? आर्टिकल 63। भारत का वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 63 में दिया गया, राइट। फिर यही जो प्रेसिडेंट होता है, ये कुछ मामलों में, कुछ क्या ज्यादातर जितने भी मामले वो चाहे तो पार्डनिंग दे सकता है, ठीक है ना। तो पार्डन का मतलब क्षमा दे देना। तो किसमें है? आर्टिकल 72 में। आर्टिकल 74 कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। तो जो हमारे यहाँ जो मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो किस आर्टिकल में? 74। अगर पूछा जाए कि प्राइम मिनिस्टर किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, किस आर्टिकल में है, तो क्या बताएंगे? आर्टिकल 74। आर्टिकल 76 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या कहता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहां पर है? 76 में। देखो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है? तो इनको अपॉइंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, राइट। ये प्रेसिडेंट के ही प्लीजर में वर्क भी करते हैं, यानी जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक ये अपने पोस्ट पर बने रहेंगे। फिर आर्टिकल 79 में संसद, जो हमारे यहाँ दो प्रकार का जो पार्लियामेंट है, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, इसकी बात आर्टिकल 79 कहता है। अब जो आर्टिकल 80 है उसमें कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा दिया गया है। राज्यसभा यानी कि अपर हाउस। कंपोजिशन मतलब कैसे उसकी बनावट है। तो हमारे यहां राज्यसभा में 245 मेंबर्स है। कितने मेंबर्स है? 245
5 मेंबर्स हैं, जिसमें से 12 मेंबर होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। याद रहेगा कितने मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं? 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं। आर्टिकल 81, इसमें क्या कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा में टोटल 545 मेंबर्स हैं, जिनमें 2 मेंबर जो होते हैं वो एंग्लो इंडियंस होते हैं। अब एंग्लो इंडियन का अपॉइंटमेंट रोक दिया गया है, यानी उनका जो नॉमिनेशन है वो रोक दिया गया है, राइट। चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो मनी बिल। तो मनी बिल जो हमारे यहाँ आर्टिकल्स है वो कौन सा है? 110 इज रिलेटेड विथ मनी बिल। अब नेक्स्ट आर्टिकल है, इसी के तुरंत बाद एक और आर्टिकल आता है 111 111 में होता है कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है ना। तो अपना बिल के ऊपर जो भी बिल पार्लियामेंट के अंदर लाया जाता है उसके ऊपर जो प्रेसिडेंट होता है वो कंसेंट देता है। तो वो कौन सा आर्टिकल है? 111, यानी 111। समझ में आया? 111। इसके बाद है आर्टिकल नंबर 112, जिसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बजट के बारे में बात कही गई है। तो बजट अभी कुछ दिन पहले जारी हुआ, ठीक है ना। इसके बाद उससे याद रखना कि 112 में जारी हुआ, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 123, इसमें कीवर्ड है आपका ऑर्डिनेंस। तो और किसके द्वारा? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट और ऑर्डिनेंस आ जाए तो कौन सा आर्टिकल लगा कर आएंगे आप? 123। तो ऑर्डिनेंस क्या होता है इसके बारे में ज्यादा जानना नहीं है। फिर ठीक है, आर्टिकल नंबर 143, एक आर्टिकल बीच में छूट गया है जिसको 124, कौन सा आर्टिकल? 124। 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किसमें? 124। फिर आर्टिकल नंबर है 143, जिसमें याद रखना कि कभी भी ऐसा आ जाए कि अगर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से कोई एडवाइस लेता है, कोई कंसल्टेंसी लेता है, तो उसको किसमें आर्टिकल में रखा जाता है? 143। तो अगर कहीं भी अगर ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट एडवाइस कर सकता है तो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? 143। फिर आर्टिकल है 148। 148 में है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और इनका भी अपॉइंटमेंट कौन करता है? इनका भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। और इनकी जो रिमूवल की प्रक्रिया होती है ये सेम होती है, कैसे? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसा, राइट। ये याद रखना। 148 किससे है? CAG। इसके बाद 149 आप छोड़ सकते हैं चाहे तो। 153 ये गवर्नर ऑफ स्टेट। तो जैसे कि मैंने बताया कि 52 से याद रखना प्रेसिडेंट, और उसमें 101 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? वो गवर्नर ऑफ स्टेट हो जाएगा, राइट। इसके बाद 169 एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसमें राज्यों के अंदर, स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है, या फिर इसको एबोलिश किया जा सकता है। तो राज्यों में भी अपर हाउस लोअर हाउस होते हैं, और अपर हाउस को बनाने का प्रक्रिया किस आर्टिकल में है? 169। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 213, यानी पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस। तो ये देखो, याद करो 123 कौन था? प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस। 123 प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस। अब इसमें क्या 213 ये किसका है? ये गवर्नर का ऑर्डिनेंस, याद रखना, ठीक है ना। इसके बाद ये भी याद रखो कि 124, याद करो 124 क्या था? सुप्रीम कोर्ट। 214 क्या है? ये हाई कोर्ट। तो बस मिलता जुलता है, थोड़ा थोड़ा आगे पीछे, राइट। अब क्या है? ये आर्टिकल 215, तो ये क्या? हाई कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ये होता है कि उनके द्वारा दिया गया डिसीजन जो है वो आने वाली जो भी केसेस होंगे उनमें यूज किया जा सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है, वो 215। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 226। 226 में क्या है? हाई कोर्ट कैन इशू सर्टेन रिट्स। तो आपको आर्टिकल, जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 32 में देता है क्या? वो रिट्स जारी करता है। और हाई कोर्ट किस में जारी करता है? 226 के अंतर्गत जो है रिट जारी करता है। एक बात और याद रखना, हाई कोर्ट के रिट जारी करने की जो पावर होती है वो सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा होती है। ऐसा लगता है कि हर केस में सुप्रीम कोर्ट आगे होगा, लेकिन रिट जारी करने का जो पावर होता है वो ज्यादा हाई कोर्ट के पास होता है। एक बार और चीज याद बता दूं आपको, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट को लेकर अगर कोई रिट पिटीशन डालता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे कभी रिजेक्ट नहीं कर सकता, उसे वो एक्सेप्ट करके उसको उस पर सुनवाई करनी पड़ेगी। लेकिन हाई कोर्ट चाहे तो उसको रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि उसके पास अलग पावर होते हैं। याद रहेगा? चलिए ठीक। नेक्स्ट है आर्टिकल 262। इसके अंदर दिया जो वाटर ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं या स्टेट्स के बीच में जो वाटर डिस्प्यूट होता है, तो क्या याद रखना है? वाटर डिस्प्यूट किसके बीच? स्टेट के बीच। तो कौन सा आर्टिकल है? 262। अब दूसरा इसके आगे अगर इंटर स्टेट काउंसिल की बात करेंगे तो आप क्या बताएंगे? आर्टिकल 263 किसमें है? इंटर स्टेट काउंसिल। अब स्टेट्स को कुछ ग्रांट भी दिया जाता है यूनियन की तरफ से, तो वो ग्रांट्स किस आर्टिकल में होगा? 275। 275 ग्रांट फ्रॉम यूनियन टू सर्टेन स्टेट। इसके बाद है 280 ये कौन सा? फाइनेंस कमीशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनेंस कमीशन, तो याद रख लेना किसी भी तरीके से।
चलो नेक्स्ट हम बात करें तो याद करो राइट टू प्रॉपर्टी एक होती थी जो कि फंडामेंटल राइट होती थी पहले, ठीक है ना, जो आर्टिकल 31 में रखा गया था, लेकिन इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा वहां से हटा दिया गया। और अब जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये एक लीगल एक्ट है। क्या है? एक लीगल एक्ट है, यानी कि आपको लीगल प्रोविजन है, लीगली आपका किसी भी राइट पर प्रॉपर्टी पर राइट होता है। ये किस आर्टिकल में दिया गया है? 300A। याद रहेगा? तो क्या है? लीगल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है 300A के अंतर्गत। ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे आईएएस, पीसीएस, आईएफएस, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? आर्टिकल 312। याद देखो 1 2 3 याद रखते हो, उल्टा कर दो 312, थोड़ा सा आगे पीछे करके बैलेंस कर लो। फिर आर्टिकल 315, इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आईएएस आईपीएस को जो सेलेक्ट करने का होता है, ये कौन करता है? पब्लिक सर्विस कमीशन। ये आर्टिकल 315। इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो आर्टिकल है 323A, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात कही गई है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। और इसके बाद आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल 324 क्या है? इलेक्शन कमीशन। फिर आर्टिकल नंबर 330 क्या है? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन हाउस ऑफ पीपल, यानी जो आपका लोअर हाउस होता है उसमें आपका एससी और एसटी के लिए जो रिजर्वेशन होता है वो किस आर्टिकल में? आर्टिकल 330। इसके बाद ये आखिरी स्लाइड है, बस ये 4 आर्टिकल और याद करने हैं आपको। तो क्या किया? शेयर कर दिया आपने, शेयर करके दोस्तों को भी बुलाओ, सभी लोग जो थोड़ा थोड़ा जीके तो जान लो, फिर कुछ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आपको दूंगा, ठीक है ना। चलो आर्टिकल नंबर 352, यह क्या है? प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, यानी नेशनल इमरजेंसी जो आपको लागू प्रोक्लेमेशन होता है, जारी किया जाता है, वो कौन सा आर्टिकल है? 352, राइट। इसके बाद अभी तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी किया गया, ठीक है ना। कितनी बार? 3 बार। कब? सबसे पहले जो चाइना से युद्ध हुआ था 1962 में, दूसरी बार जो है फिर जो आपका पाकिस्तान से युद्ध हुआ था 1965 में, और इसके बाद सबसे लास्ट में 1975 में जो है जब इंदिरा गांधी के द्वारा जो नेशनल इमरजेंसी लगाया गया। तो कौन सा आर्टिकल याद रखेंगे? 352। इसके बाद जो है प्रेसिडेंट रूल आता है वो 356 में आता है, प्रेसिडेंट रूल 356, और फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है वो 360 में आता है, याद हो जाएगा। और सबसे लास्ट में क्या है? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरफॉर, यानी क्या है? कुल मिलाकर अमेंडमेंट जो प्रोसीजर जो होता है वो किस आर्टिकल में है? वो 368। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, चेंज करना है, तो कौन सा आर्टिकल लगेगा? 368। तो भैया बस यही रखते हैं, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो शेयर भी कर देना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।